आज हम मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं जिसमें हमने 3 स्टेट के बारे में पढ़ा था, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। अब हम पढ़ेंगे उसका केमिकल क्लासिफिकेशन। पहले हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। मैटर, प्योर सब्सटेंस, और मिक्सचर्स में क्लासिफाई किया गया है। प्योर सब्सटेंस को आगे और क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को फिर आगे और क्लासिफाई करने पर मेटल, मेटलॉइड्स। यदि कंपाउंड को और क्लासिफाई किया जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यदि हम मिक्सचर को क्लासिफाई करेंगे होमोजीनियस, ये हेटेरोजीनियस। ठीक, तो ये तो है फ्लो चार्ट। इसके थ्रू हम पूरा एक एक डेफिनेशन को और सारी चीजों को समझेंगे। मैटर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्लासिफाई किया गया है। प्योर सब्सटेंस को आगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्लासिफाई किया है। एलिमेंट आगे मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में डिवाइड किए गए हैं, जबकि कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिक्सचर को आगे होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस में क्लासिफाई किया गया। ये फ्लो चार्ट के थ्रू इसका पूरा क्लासिफिकेशन था। अब हम सारी डेफिनेशंस वगैरह समझ लेते हैं। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ तो वह पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग में समान संरचना व समान गुण पाए जाते हैं। मीन्स कोई सा भी आप सैंपल ले लें, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी और स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, सेम होगा। चाहे आप उसको कहीं से भी ले, जैसे प्योर वाटर। प्योर वाटर को आप कहीं से भी ले लें, उसकी कंपोजिशन भी सेम होगी, स्ट्रक्चर भी सेम होगा और जो प्रॉपर्टीज है वो भी कैसी होंगी, सेम होंगी। मीन्स 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इससे मिलकर बना होगा। साथ ही आयरन हुआ, डायमंड हुआ, सल्फर हुआ, स्टील हुआ, शुद्ध चीनी हुई, ये सब कैसे हैं, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस बिल्कुल प्योर की बात कर रहे हैं हम इसमें। जैसे पानी है तो ये बिल्कुल प्योर होना चाहिए, तब उसमें रेशो मिलेगा आपको 1:8। वो आप कहीं से भी ले लें, कहीं से भी ले लेते हैं, वर्ल्ड के किसी भी कोने से लाएंगे और उनका सैंपल जब चेक करेंगे तो उसमें H2O ही फॉर्मूला मिलेगा और उसका रेशो भी कितना होगा, 1:8। ठीक, अब यदि हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं तो इनको हमने किस में क्लासिफाई किया था, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यदि कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, उसको हम तोड़ते जाएं, तोड़ते तोड़ते एक लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल मिलता है जिसको और ज्यादा छोटी फॉर्म में हम नहीं तोड़ सकते। मींस अब उसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो उस पार्टिकल को क्या बोला जाएगा, उस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, एटम। ये सबसे पहले महर्षि जो कणाद थे उन्होंने बता दिया था कि पदार्थ को यदि तोड़ते जाएं तो लास्ट में एक ऐसा कण मिलता है जिसको तोड़ना और संभव नहीं होता। उसे उन्होंने परमाणु नाम दिया, जिसे एटम कहा गया, जिसे बाद में जॉन डाल्टन ने भी बताया। तो एटम
यदि हम एटम को देखें, एटम वर्ड है ए और टम से मिलकर बना है, जिसको और ज्यादा सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता, उसको हम क्या बोलेंगे, एटम या परमाणु। तो कोई भी पदार्थ जो है उसकी सबसे छोटी है स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होगी, एटम होगी, परमाणु होगी। तो ये बात समझ में आ गई, कोई भी परमाणु किससे मिलकर बना होता है, एटम से। उसको हम तोड़ते जाएं तो लास्ट में जो पार्टिकल मिलेगा उसको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे और उसी को क्या बोला जाता है, एटम। अब कोई भी एलिमेंट, एलिमेंट होता क्या, एलिमेंट मींस तत्व। तो किसी भी तत्व में सेम काइंड ऑफ एटम, सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, सिर्फ एक ही प्रकार के एटम होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। जैसे कार्बन, यदि किसी सब्सटेंस में सिर्फ कार्बन ही कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है उसको भी हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। ठीक, ऑक्सीजन है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। मतलब एलिमेंट का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ एलिमेंट तब कहलाएगा जब उसमें सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट हो। ठीक, अब आगे हम देख लेते हैं इसको। यदि हम बात करते हैं कोयले, कोयले की बात करें तो कोयला कैसा होता है, कोयले का छोटा पीस ले लें आप। कोयले को जब हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने पर देखेंगे कि कोई भी छोटा पीस है तो उसके अंदर जब देखा जाएगा उसमें बहुत सारे एटम प्रेजेंट हैं, जो कौन से होंगे, कार्बन। कोयले को कार्बन भी कहा जाता है, कोल को हम कार्बन भी बोलते हैं। ठीक, तो बात आती है कि कोई भी एटम है वो सब्सटेंस के अंदर किस तरह से अरेंज होता है। क्या किसी भी सब्सटेंस के अंदर सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम भी हो सकते हैं। तो यदि हम कोयले के टुकड़े को लें और उसको बारीकी से अध्ययन करें, उसकी स्टडी करें, तो उसमें देखा जाएगा कि सारे उस छोटे पीस में मिलियंस ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। यदि इस कार्बन को, यदि इस पीस को आप और ज्यादा छोटी फॉर्म में तोड़ते जाएं, यदि हमने इसको तोड़ दिया, ठीक, इस तरह से आ गया, इसको और आगे तोड़ा, ठीक, यदि हम और ज्यादा तोड़ते जाएं, इसको फिर से हम तोड़ेंगे, अब लास्ट में तोड़ने पर एक सिंगल कार्बन एटम मिल रहा है, इसको अब और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। हमने देखा कि हमने इस पीस को तोड़ा तो भी हमको ये कार्बन ही एटम मिले, इसको और तोड़ा तो भी कार्बन एटम में ही टूटा। ऐसा तो नहीं कि कार्बन था शुरू में, बाद में किसी और एटम में टूटा। मिले क्या हमको, सारे एटम सेम मिले। मीन्स यहाँ भी सेम कार्बन है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, हर जगह आपको सेम एटम मिल रहा है। हमने अभी पढ़ा था कि यदि सेम काइंड ऑफ एटम मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। तो एटम्स का चाहे छोटा भाग हो या बड़ा ग्रुप हो, यदि उसमें सेम एटम प्रेजेंट है तो उसको एलिमेंट बोलेंगे। तो हम इसको भी एलिमेंट बोलेंगे, इसको भी एलिमेंट बोलेंगे, इसको भी एलिमेंट बोलेंगे, इसको भी, और इवन इस एक एटम को, जो सिंगल एटम है, कार्बन का है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट। मींस अब हमने क्या किया, एलिमेंट जो एटम है, एटम वर्ड को एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब बात की जाती है कि यदि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, देख लेते हैं यहां पर, यदि मैं आपसे पूछूं
क्या ये एलिमेंट है? इसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि सारे एटम कैसे दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं, सेम एटम है, इसका मतलब क्या है? ये एलिमेंट होगा। अब क्या इसको एलिमेंट बोला जा सकता है? क्या इसको एलिमेंट बोल सकते हैं? है तो एटम ही, भले ही दो दो साथ में है, पर है तो सेम काइंड ऑफ एटम। अभी हम पढ़ चुके हैं कि चाहे बड़ा ग्रुप हो या छोटा ग्रुप हो, एटम का बड़ा या छोटा ग्रुप हो, पर उसमें सेम एटम प्रेजेंट है तो उसको एलिमेंट ही बोला जाएगा। इसको भी हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। क्या इसको एलिमेंट बोल सकते हैं? क्या अब आप इसको एलिमेंट बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम है, इसमें तो सेम है ही नहीं, तो ये एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? हम देखते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। एटम क्या है? बहुत ज्यादा छोटी यूनिट है और जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एटम फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, तो ये क्या करता है? स्टेबल होने के लिए किसी दूसरे एटम से कंबाइन होता है। जैसे कि ये एक एटम है, सिंगल एटम है, तो ये क्या है? स्टेबल नहीं है। अब ये क्या करना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है, तो ऐसे ही सेम दूसरे एटम से कंबाइन होगा। अब क्या बन गया? ये मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बन गया, मीन्स अब ये कैसी है? स्टेबल हो गई। तो जो मॉलिक्यूल है वो सबसे छोटी स्टेबल यूनिट होती है। किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी अनस्टेबल यदि बात करें यूनिट की, तो वो है एटम, और स्टेबल यूनिट कौन सी होगी? मॉलिक्यूल। तो ये चीज भी क्लियर हो गई। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन का एटम स्टेबल नहीं होता, तो ये दो आपस में कंबाइन होकर O2 बनाते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, और ये कैसा होता है? स्टेबल होता है। समझ में आ गई बात हमको? अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और ये केमिकल मेथड के थ्रू बनते हैं। इनको केमिकली बनाया जाता है, इनको फिजिकल मेथड के थ्रू हम डिवाइड भी नहीं कर सकते। यदि इनको तोड़ा जाएगा तो वो भी सिर्फ केमिकली तोड़ा जाएगा, केमिकली मेथड के थ्रू। और एटम को आप फिजिकली और केमिकली और ज्यादा सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। और जो एटम होगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी? सेम एटम की सेम ही होगी। ठीक, जैसे गोल्ड है, जैसे गोल्ड का पीस था, ये गोल्ड का पीस है। ठीक, चाहे आप इसका ये एटम ले लो चाहे ये एटम ले लो, कैसी होगी प्रॉपर्टी? सेम होगी। स्ट्रक्चर कैसा होगा? सेम होगा। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई हमको। इसी तरह कंपाउंड जो हमने बोले कि दो या दो से ज्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और उनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल वाटर, H2O। अब आ तो रहा है ये प्योर सब्सटेंस में ही, वाटर जो है वो प्योर सब्सटेंस के अंदर आ रहा है, पर ये एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ तो ये दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन एटम, यहाँ तो ये एलिमेंट हो गया, पर यहाँ पर दूसरा जो है वो तो ऑक्सीजन है, तो ये दोनों डिफरेंट एटम्स है, ये दोनों अलग अलग है। और जब अलग अलग एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। और ये जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो ये भी केमिकल ही हो रहा है, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड है। इस क्या आप इनमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिजिकली अलग कर सकते हैं? नहीं, इसको हमको अलग करना होगा, तो हमको इसके लिए केमिकल मेथड यूज करना होगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल कौन सा हो सकता है? CH4। CH4 जो मीथेन गैस होती है, तो मीथेन गैस में जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जितने भी पार्टिकल्स मिलेंगे, वो कौन से होंगे? CH4 के होंगे। और ये CH4 किससे मिला है? C से और 4 हाइड्रोजन से। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे?
कंपाउंड। क्लियर हो गई बात? इसको हम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं और कंपाउंड भी बोल सकते हैं। कंपाउंड को और ज्यादा सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जा सकता है। कंपाउंड को यदि हम तोड़ना चाहें तो हम उसको और ज्यादा सिंपलर फॉर्म में तोड़ सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को हम और ज्यादा छोटी फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। जबकि हम कंपाउंड को तोड़ सकते हैं, लेकिन केमिकल मेथड के थ्रू। ठीक, ये चीज हो गई क्लियर। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड्स को किसी भी रेशो में मिला दें, किसी भी रेशो, कोई भी रेशो में मिला दो, तो जो हमको जो सब्सटेंस मिलेगा, जो पदार्थ मिलेगा, वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को आपस में मिलाया जाता है किसी भी अनुपात में, तो अब क्या बनता है? मिश्रण बनता है। अब ये दो तरह का होता है, होमोजीनियस मीन्स समांगी और हेट्रोजीनियस मीन्स विषमांगी। समांगी क्या होता है? जिसमें समान अंग हो, मतलब पूरे सैंपल को आप देखें तो आपको एक सा दिखे, अलग अलग फेज ना हो, सेम एक सिंगल फेज हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, पानी में हम शक्कर डाल दें, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि पानी में शक्कर पूरी तरह से घुल चुकी है। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि शक्कर अलग दिख रही है, नहीं, क्योंकि वो तो पूरी तरह घुल चुकी है। तो अब उसमें जो है हम सिर्फ एक ही फेज देख पा रहे हैं, उसमें अलग अलग हम शक्कर को और पानी को तो नहीं देख पा रहे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। साथ ही दूसरा एग्जाम्पल और क्या ले सकते हैं हम? वायु। वायु मीन्स एयर। एयर में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेस हैं। और जो एयर है वो भी गैसियस फॉर्म में है, और ये सारी भी कैसी? गैसियस फॉर्म में, मीन्स एक ही फेज है। ठीक, इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सिंपल घर का एग्जाम्पल देखिए, चाय। चाय में आप बहुत सारी चीजें मिलाते हैं, पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, अदरक डालते हैं, शक्कर डालते हैं, और जब चाय बन जाती है तो क्या आप इन जो सारी चीजें इनको अलग अलग देख पा रहे हैं? नहीं देख पाते। तो ये भी क्या हुआ? हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। ठीक, तो अब बात करें हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या हो? हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होगा जिसमें आप अलग अलग फेज देख सकते हैं दोनों। जैसे कि हम बात करते हैं आइस वाटर। यदि हम पानी के ग्लास में आइस क्यूब डाल दें तो वो क्या हो गया? आइस सॉलिड है, पानी लिक्विड है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। यदि हम एक ग्लास में रेत डाल दें तो क्या रेत पानी में डिसॉल्व होगी? नहीं, हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो वो कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यदि सूप बनाए, सूप को देखें हम, तो सूप में आपको वेजिटेबल्स अलग दिखेंगे, लिक्विड अलग दिखेगा, तो ये भी क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके अलावा सैलेड हम खा रहे हैं, वो भी क्या है? सारी चीजें अलग अलग दिख रही हैं आपको। ठीक, तो जो मिक्स नहीं हो रहे, जिनको हम अलग अलग देख पा रहे हैं, वो हेट्रोजीनियस हो गया। और जो होमोजीनियस है वो उसमें क्या होता है? बिल्कुल पूरा सैंपल एक ही फेज में दिखता है, समान अवस्था में दिखता है। ये चीज क्लियर हो गई। इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।